कांस्टेंट रखते हैं, इनको चेंज नहीं करना होता। यही लिखा हुआ है, एक एक फैक्टर को अज्यूम किया गया है यही कि अगर ये चीजें कांस्टेंट नहीं रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, तो लॉ ऑफ डिमांड कभी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आपका टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, आपकी इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस कांस्टेंट होनी चाहिए, और जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए। अगर इन किसी भी वेरिएबल्स में से कोई एक कांस्टेंट नहीं रहता, साथ चेंज होता रहता है प्राइस के साथ साथ, तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। सर मैं क्वेश्चन है पिछले लेक्चर से। जी बेटा। सर आपने बताया था कि जो टोटल मार्केट डिमांड की जो लाइन बनेगी, रेगुलेशन लाइन जो है वो सबसे ऊपर होगी। इट्स नॉट कॉल्ड रिग्रेशन लाइन, इट्स कॉल्ड डिमांड कर्व। सबसे ऊपर होगी, बिल्कुल। यस, डिमांड कर्व। तो सर नेगेटिव के यही होगा जब हमारे पास नेगेटिव आ रही होगी वैल्यूज। एक्चुअली नेगेटिव वो यूं कह लें, हमारे गलत डाटे की वजह से आया था। हमने अल्फा की वैल्यू जो है ना वो बहुत कम ले ली थी। जी सर। ठीक है, नॉर्मली ये नेगेटिव नहीं आता। Okay. आई डू हैव अ पिक्चर ऑफ अ क्वेश्चन, मैं शेयर करता हूँ CRGR ग्रुप में, तो आप प्रैक्टिस के लिए वो दोबारा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। मैंने असाइनमेंट देखी तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये डाटा गलत है। ओके सर। लेकिन बने, अगर आपको प्रोसेस आ गया है, अगर डाटा गलत से गलत भी है और आपने ग्राफ बना भी लिए हैं, तो आपको प्रोसेस तो आ गया ना बेटा, नेगेटिव नहीं आता ये। जी सर, प्रोसेस आ गया, लेकिन सर हमारी लाइन वो जो थी वो सबसे ऊपर नहीं उसकी बन रही थी ना। वो सबसे नीचे बनेगी जी नेगेटिव के जी केस में, उल्टा जी बनेगा। सर, जी सर। लेकिन एक्चुअली नेगेटिव होता नहीं है ये। ओके सर। अल्फा की वैल्यू मैंने गलती से बहुत कम रख दी थी। लेट मी शेयर योर पिक्चर विद CRGR ग्रुप, दे विल सेंड यू। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर अल्फा और बीटा जो पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यू आप हमें खुद देंगे? इस कोर्स में मैं दूंगा, लेकिन आपने स्टैट्स में कैलकुलेट रखी हुई है। सर स्टैट हमने पढ़ी नहीं है। नवीसा पढ़ा नहीं रहे अभी आपको? नहीं सर, पढ़ाया क्या था पढ़ा? लेकिन नहीं, वो तो हमें C++ करवा रहे हैं। वो उन्होंने सेमेस्टर फोर्थ में सेमेस्टर में पढ़ाई पढ़ाया था। थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ाई थी, हमें सेकंड। इसका मतलब अभी सेकंड तो बेटा ये चल रहा है बेटा आपका, ये लेकिन नहीं सेकंड सर, नहीं है। प्रीवियस मेरा स्किप हो फर्स्ट गया था सेमेस्टर उसमें। में उन्होंने क्या पढ़ाया था? सर उन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं था पढ़ाया। मुझे जितना, मेरे इल्म के मुताबिक जितना है, मैथ्स और स्टैट्स नवीसा पढ़ाते हैं, तो वो सर उसमें करवाते हैं। सर वो हमें बेसिकली सर जिशान ने पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में। हमें सर मैथ्स जिशान ने पढ़ाया था। नहीं, ओनली स्टैट्स। और हमें स्टैट पढ़ाई उनमें थी। अल्फा बीटा वाला कोई नहीं आया था क्वेश्चन ना। अच्छा जी, हमें प्रोबेबिलिटी करवाई थी। हाइपो क्या कहते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऐसे कुछ था, क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाँ जी वो था। और उसके ये दो थे, फिर उसके बाद इससे शुरू वाला मीन वाले मोड वाले थे। सर हमने बस इसके बाद किया हुआ, हमें बीटा की वैल्यू एक मिनट ऑलरेडी लिसन। गिवन होती थी, हमने क्वेश्चंस किए हैं। ओके हाँ, वो बीटा ओके, की वैल्यू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेरी बात सुने। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो अल्फा बीटा एफ स्टैटिस्टिक्स, टी स्टैटिस्टिक्स, सर रिग्रेशन सर लाइन, हमने उससे रिलेट करता है। रिग्रेशन कोरिलेशन पढ़ा है और फाइनल में तो बेटा ये उसमें होता है, ये उसमें होता है। चलिए सर, अगर वैल्यू पहले दी एनीवे, गई अगर आप थी। कहते हो कि मैं पढ़ा देता हूँ, लिसन, अगर आप कहते हो तो मैं कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, लेकिन मुझे इस कोर्स में उसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मैं आपको चले सर, दे ये दिया बेस्ट करूंगा। हो गया कि अगर आप दे देंगे, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अभी आपने एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन का शायद बताना था, तो हमारी मीटिंग क्लियर हो गई थी। तो जी उसमें जी सर बोले। आपने ना हमें दिया था कि 3 या 4 बंदों का हमें आपने दिया था। जैसे अल्फा की वैल्यू आपने 12 दी थी, -1 पी दी थी, उसके बाद क्यू 10 -2 पी, अल्फा की बाद में 13 भी दी थी। सर उसमें हम जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने से पहले जी हम मार्केट डिमांड निकालते हैं। सर उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है डाटा कलेक्ट करने में। डाटा कलेक्शन तो आ गई हमारे पास,
लेकिन सर जो मेन बात है लास्ट पे जो हम मार्केट का निकालते हैं, जैसे एग्जांपल क्यू डी एम इज इक्वल टू 50 माइनस 5.5 पी, हम्म हम्म हम उसमें हम्म प्राइसेस प्राइसेस को अलग-अलग रखेंगे, यानी कि अगर फर्स्ट की निकालने लगे हैं फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 10 है तो उसकी जगह हम्म, हम 10 पुट करके उसको निकाल लेंगे जी बिल्कुल। टोटल जी मार्केट का। वो ठीक टोटल हो मार्केट की सर, क्वांटिटी डिमांडेड एट ₹10 होगी। 10 अगली रुपीज होगी निकालनी है, और जी जी, और अगली उसमें निकालनी है 20 एट 30 ₹20, एट ₹20 निकालनी है तो दोबारा उसी फंक्शन में 20 रखेंगे। वो जो ओ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्केट आएगी वो एट ₹20 आएगी, फिर उसी फंक्शन में 30 रखेंगे एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है नेगेटिव की वजह से तो ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको भेजी है सीआरजीआर को, मैं ये करवा देता हूँ अगर आप कहते हो तो। जरा सीआरजीआर शेयर करें बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे। एक्सक्यूज मी चले सर। सर, ठीक हो गया। जी बेटा। सर बच्चों को काइंडली ऐड कर दें मीटिंग में। बच्चों को ऐड पार्टिसिपेंट्स एडमिट ऑल। बच्चों मैंने कल जो एग्जांपल दी थी उसमें अल्फा कम होने की वजह से हमारी वैल्यूज नेगेटिव आई है, ये बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव आएंगी और नॉर्मली पॉजिटिव ही होती हैं। डिमांड कभी नेगेटिव नहीं होती। अपने पल्ले से तो नहीं ना आप कोई चीज देंगे। इफ यू नीड समथिंग, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब तो यही है ना कि ये आपको चाहिए। जी सर। आप अपने खुद तो नहीं ना देंगे। अगर नेगेटिव का मतलब होता है अपने अपने पास से कोई चीज देना। लेकिन हम खुद कुछ भी नहीं देंगे। हम आप तो कुछ भी नहीं देंगे तो वो उसकी वजह से आपका नेगेटिव ग्राफ आया है। मुझे उस वक्त एग्जांपल बनाते हुए जहन में नहीं रहा। ये मैंने डाटा भेजा है, ये देखें। अब समझ आती है या मैं ये पूरा करवाऊं ये एग्जांपल? सर जी आ गई है देखने समझ, लगे सर एक मिनट। बाकी अगर क्लास कहती है तो समझा दें। जी बेटा। आपकी अगली क्लास किसकी है आफ्टरनून वालों? आफ्टरनून वालों बच्चों। सर कैलकुलस की है सर। और उसके बाद उसके बाद क्या है? अच्छा ओके ठीक है। चलें पढ़ना शुरू करें आगे या कोई और मसले डिस्कस करने हैं? नो सर पढ़े। ओके सर जी बेटा। सर आप ये बता सकते हैं अल्फा और बीटा का क्वांटिटी डिमांड पर क्या इन्फ्लुएंस होता है? बेटा आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी। ये अल्फा जो होता है ना, अगर प्राइस में कोई भी चेंज ना हो, देखें अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहता है इक्वेशंस के अंदर। अगर मैं प्राइस 0 भी रख दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड की कोई ना कोई वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ अल्फा। बीटा का असर खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आता तो बीटा का असर खत्म हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पी वुड बी 0 और जब वो बीटा से मल्टीप्लाई होगा वो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। जी सर। अल्फा ये बताएगा कि स्टिल देयर इज सम डिमांड। किसी भी चीज की कोई भी प्राइस रहे तो उसकी तो डिमांड रहती है ना। सपोज पेंसिल, आप लोग पेंसिल यूज करते हैं? जी सर। आप नॉर्मल नहीं, कब यूज करते हो पेंसिल बेटा आप? सर ग्राफ बनाने में कभी। चलो जितना बच्चे होते हुए पेंसिल यूज करते थे आप उतनी पेंसिल यूज करते हैं? नो सर। आपकी तरफ से डिमांड प्राइस में जो मर्जी चेंज आता रहे पेंसिल की तो आपकी तरफ से डिमांड तो में कोई फर्क आएगा? यस सर। आपकी तरफ से। आपका नाम क्या है बेटा? सर लाइबा। लाइबा पहले जब बचपन में छोटी थी तो पेंसिल यूज करती थी लिखने के लिए। अब हम सोच करते हैं पेंसिल यूज नहीं करती है, वो बॉल पॉइंट या पेन यूज करती है। क्लियर? जी सर। अब देखें मार्केट तो एग्जिस्ट करती है ना पेंसिल की, लेकिन अब आप उस मार्केट का हिस्सा नहीं है। जी सर। ठीक है, तो आपकी तरफ से लाइबा की तरफ से पेंसिल की डिमांड 0 हो गई।
जी सर। प्राइस चाहे 10 रुपए हो चाहे 2 रुपए हो, लाइबा डजंट नीड पेंसिल, तो वो पेंसिल डिमांड ही नहीं करेगी। एग्रीड? जी सर। इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरी डिमांड ही जीरो हो गई, क्योंकि लाइबा की जी डिमांड जीरो है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरी पूरी मार्केट की डिमांड जीरो हो गई। जी सर। अल्फा ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर प्राइस में कोई भी फर्क पड़े, कोई भी फर्क ना पड़े, तब भी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है। ओके सर। ओके, बीटा क्या जी रिप्रेजेंट करता है? बीटा ये रिप्रेजेंट करता है प्राइस के साथ जो बीटा लगा हुआ है कि अगर मार्केट में पेंसिल की प्राइस में 1 रुपए का फर्क आएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितने रुपए का सॉरी कितने यूनिट का फर्क आएगा, कितने यूनिट डिक्रीज होगी। इसको यूं कह लें, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्राइस। ओके, मतलब 1 रुपया बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा बीटा की वैल्यू के साथ। अगर बीटा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर बीटा 15 है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे उतना ही असर आएगा जितना ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी। ओके सर। अब तुम्हारी कोई सहेली है, तुम्हें कॉमन पिन चुभाती है, अगर आराम से चुभाएगी तो तुम्हें दर्द कम होगी, फील भी ना हो शायद, ऐसे ही है। जी सर। और अगर वो जोर से चुभाएगी तो ज्यादा ज्यादा फील होगी, ऐसे ही है। जी सर। जी तो जी। ये जो सेंसिटिविटी है कि बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस के चेंज में जो आ रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पहुंच रहा है, बीटा इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ एनी फैक्टर जिसके साथ बीटा लगा होता है। बीटा प्राइस के साथ लग ठीक है। सकता है, बीटा इनकम के साथ लग सकता है, किसी के साथ भी। ओके सर। जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतना ज्यादा असर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर होगा। और कुछ बेटा? एक्सक्यूज मी सर। और सर अगर बोले, बोलो। सर मैंने एक मेरे से एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी बेटा। सर आप पिछली दफा असाइनमेंट दी लास्ट लेक्चर में, आपने पहले एक फंक्शन 4 फंक्शन लिखवाया, आपने कहा टोटल का फंक्शन क्या होगा। हमने उन फंक्शन को प्लस किया, हमारे पास टोटल का फंक्शन आ गया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर आपने ना हमें प्राइसेस दे दी कि इन प्राइसेस को इन फंक्शन के अंदर पुट करना है और वो टेबल बनाना है। उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। जी सर। सर जब वो टेबल बन गया, लेकिन जब वो जो हमारे पास टोटल फंक्शन आया था, जब हमने पहले कैलकुलेट किया था टोटल का फंक्शन बनाया था, अब अगर अगर हम वो प्राइस ही जो आपने दी वो टोटल के फंक्शन के अंदर पुट करें तो जवाब टोटल आता है। अगर हम जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करके प्राइस की जो निकाली हुई है, वो टेबल बनाया, उन चारों को प्लस करके निकालें तो ऐसे हो ही नहीं सेम सकता आ रहा है, अहमद, ये सेम नामुमकिन बात है बेटा, मैं चेक करूंगा सर। ये नामुमकिन बात है। अभी जो मैंने पिक्चर भेजी है ना, तुम वो वाला सॉल्व करके ना और ये चीज उस पर अप्लाई करना, गारंटीड बात है। अगर आप चारों को प्लस करोगे तो टोटल मार्केट का जो जवाब आएगा वो आप फंक्शन से जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल मार्केट का वही जवाब आएगा। ठीक है सर, मैं अभी हमारे पास तस्वीर पहुंची नहीं ठीक हमारे है, तक अभी। CRGR भेज दो फोटो ग्रुप में। भेजिए हमारे सर, पास आ गई है। भेजिए। आगे चलें बेटा, तो सर मैं देख लेता हूँ। आगे। एक्सक्यूज मी अच्छा, सर, अब दो, सर जब मैं भी मैं आपको आगे इंटरप्ट चलने कर रही लगता हूँ हूँ। सवाल आ जाता है। जी जी। क्वेश्चन नहीं है, मुझे समझ आ गई सारी। सर पिज्जा अकरम के पास ना आपकी आईडी नहीं थी, तो इस वजह से आप प्लीज काइंडली उसे ऐड कर सकते हैं। उसे कॉल के- उसको कॉल नहीं सर, गई, पिज्जा उसको वो अकरम। सबसे पहले तो वो मुझे ऐड करे ना, उसको कहे सबसे पहले मुझे ऐड करे, जब मैं उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाऊंगा या वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाएगी तब वो ग्रुप में ऐड हो सकती है। विदाउट एडिंग इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट वो ग्रुप में ऐड नहीं हो सकती। अभी मैंने लिंक भेजा हुआ है ग्रुप पर, ठीक है, तो वो वहां से जुड़ सकती है। ओके सर, थैंक्स अ लॉट।
ठीक है, उसको कहें कि मुझे ऐड करे तो मैं उसकी कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके फिर ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, विदाउट दैट आई कांट डू दिस। ओके बच्चों, ओके सर। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें मुझे लगता है कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे पढ़ाने लगा हूँ जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं जब हम वो इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं। देखें, ये बात मानते हैं कि मैंने आपको जो 7 फैक्टर पढ़ाए हैं, हर फैक्टर के चेंज होने पर, जब हर फैक्टर बात करता हूँ बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, हर फैक्टर के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई ना कोई असर पड़ता है। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब प्राइस का जो फैक्टर है, अगर उसके चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, चेंज होने की वजह से या तो वो देखो प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। एग्रीड? यस सर। यस सर। अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है तो एक कॉन्सेप्ट जनरेट करता है जिसका नाम है एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसको कहेंगे एक्सटेंशन। अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। समझ आई? सर अगेन बता क्या दोबारा बोल? दें। अगर प्राइस वाले फैक्टर के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी तो वो कहलाएगी एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो वो कहलाएगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ओके? ओके सर। अभी मैं इसको प्रूव भी करके सर दिखाता एक हूँ, और आपको दफा समझ आ जाएगी, बताना लेकिन अभी एक्सटेंशन का एक और दफा प्लीज अगर सर। प्राइस के चेंज होने की वजह से, देखो प्राइस चेंज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कब होगी? जब प्राइस डिक्रीज होगी। एग्रीड ना? जी सर। अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। अब जो बाकी 6 फैक्टर हैं वो भी तो चेंज हो सकते हैं ना, उनका असर भी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे होता है ना। अगर उन फैक्टर में से कोई भी फैक्टर चेंज होता है, ये सबके लिए सारे रिमेनिंग फैक्टर, प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स हैं उनके लिए, अगर रिमेनिंग अदर देन प्राइस फैक्टर्स के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो तो उसको बोलते हैं राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अदर के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो तो उसको बोलते हैं फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके? यस सर। अदर देन प्राइस के फैक्टर के चेंज होने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं राइज इन, और अगर अदर देन प्राइस फैक्टर्स के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं फॉल इन डिमांड। ये चारों बातें समझ आई? यस सर। ओके, जब प्राइस का फैक्टर चेंज होता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द सेम डिमांड का मूव हो रही होती है। आपके पॉइंट जो मूव हो रहे होते हैं सेम डिमांड कर पे हो रहे होते हैं, लेकिन जब अदर फैक्टर चेंज हो रहे होते हैं पूरा का, ये वाला पॉइंट सर को मुकम्मल कर लेने दो फिर एक दफा टोकना यार। जब मैं बोल रहा हूँ ना मुझे वो बात पूरी कर लेने दिया करो, ताकि मैं दोबारा बोल दिया करूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो बात बीच में रह जाती है ना वो बड़ा गर्क हो जाता है। दोबारा से सुने, अगर प्राइस के फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, यानी डिमांड में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो जो आपका डिमांड कर्व है आपके पॉइंट की मूवमेंट उस सेम डिमांड कर्व पे रहती है। लेकिन
अगर अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, मतलब राइज इन डिमांड या फॉल इन डिमांड हो रहा है, तो आपका पूरे का पूरा डिमांड कर्व नया बन जाता है, शिफ्ट हो जाता है ऑन अ न्यू डिमांड कर्व। इट डिपेंड्स के वो राइज हुआ कि वो फॉल हुआ। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बोर्ड, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क। अभी तक कोई मसला? नो सर। हेलो, नो सर। वीडियो नजर आ रही है? बेटा वीडियो आ रही है, बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। डिमांड कब तो आपको बनाना आ गया ना? यस सर। विदाउट एनी डाटा डिमांड कब बना रहा हूँ? ये देखें, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, बल्कि मुझे 2 ग्राफ बनाने हैं। ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये आपकी प्राइस हो गई। और डाटा अगर हम ना लें तो हमें पता है डिमांड कर्व इस तरह बनता है, ऐसे ही बनता है। यस सर। यस दिस सर। इज, अब मैं वैल्यूज नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं कहता हूं दिस इज P1। पॉइंट नजर आया? P1 नजर आया? यस सर। यस सर। यस सर। P1 के ऊपर जब मैं डिमांड कर्व पे जाता हूं तो ये जो मेरा पॉइंट हो रहा है ये पॉइंट 1 हो गया। यस सर। जब यस सर। पॉइंट 1 को मैं एक्स एक्सिस से कनेक्ट करता हूं तो ये क्वांटिटी डिमांडेड 1 Yes, हो गया। यस सर। यस सर। अब प्राइस इंक्रीज करूं कि डिक्रीज करूं? सर इंक्रीज कर लो। इंक्रीज करूं, तो अगर प्राइस इंक्रीज करनी है तो वो P1 से ऊपर जाएगी कि P1 से नीचे आएगी? ऊपर जाएगी। P1 से ऊपर। ऊपर जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया P2। ये प्राइस इंक्रीज हो गई। यस यस सर। अगर मैं P2 से डिमांड कर्व को कनेक्ट करूं तो ये पॉइंट 2 हो गया। यस सर। यस सर। अब मैं पॉइंट 2 से अगर क्वांटिटी डिमांडेड वाले एक्सिस पे आता हूं तो ये QD2 हो गया। यस सर। यस सर। जरा यस देखें सर। QD1 से किस साइड पर आए हम QD2 पर? यस सर। ओरिजिन लेफ्ट साइड। तो ये क्या शो कर रहा है कि QD इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज डिक्रीज हुई है हुई है? सर। डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है। अब देखिए डिमांड का मैं पहले पुरानी प्राइस पर पॉइंट 1 पे था जी और सर। अब नई प्राइस पर पॉइंट 2 पर हूँ, ऐसे ही है। सर। सेम जी सर। डिमांड कर्व पे मूव किया ना मैं, पहले यहाँ पर था, अब जब मार्केट में नई प्राइस आई तो मैं इस पॉइंट पर आ गया, ऐसे ही हुआ। यस सर। डिमांड कर्व चेंज तो नहीं ना हुआ, डिमांड कर्व तो वही रहा ना। यस सर। पॉइंट ऑन द डिमांड चेंज हो गया, यानी मैं पहले इस पॉइंट पे था, अब मैं आप पे शिफ्ट हो गया, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। ये डिक्रीज होना शो हो रहा है, जी। ठीक है। एक और निशानी बता रहा हूं, अगर ग्राफ के ऊपर आपकी मूवमेंट अपवर्ड साइड पर हो, 1 से 2 पर अपवर्ड साइड पर हो, बगैर बाकी चीजें देखें, सिर्फ ये देखें कि पहले पॉइंट 1 था अब पॉइंट 2 था, बाकी चीजें मैं नहीं देखता। अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर मूव हो रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पॉइंट किस साइड पर है? इंक्रीज। अपवर्ड।
अपवर्ड साइड पे है। अगर आपकी मूवमेंट ऑफ पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व अपवर्ड साइड पर हो तो भी कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है। इसको प्रूव करने के लिए देखें, यहाँ से यहाँ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई और इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अगर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व मूवमेंट ऑफ चेंज इन पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वो कहलाएगी क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉन्ट्रैक्टेड। यस सर। कोई शक? नो नो सर। सर ओके सर ये ओके जी। लास्ट वाली लाइन जो आपने क्या बोला? अगर ऑन द सेम डिमांड कर्व आपकी पॉइंट की चेंज की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो, पॉइंट 1 पॉइंट 2 वो पॉइंट 2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉन्ट्रैक्टेड। ओके सर। अब इसके ऑपोजिट करते हैं, अब इसके ऑपोजिट करते हैं। देखिए ये नया ग्राफ QD, ये प्राइस, ये हमारा कोई भी डिमांड कर्व। डन। मैं सपोज करता हूँ दिस इज प्राइस A, प्राइस 1 ही कर लें, कोई बात नहीं। प्राइस A रखो तो प्राइस 1 रखो, प्राइस 1 ये और ये QD 1 और ये पॉइंट 1। डन। अब प्राइस डिक्रीज करूं? यस सर। अगर मैं प्राइस डिक्रीज करता हूं तो P1 से नीचे आना चाहिए, P1 से ऊपर जाना चाहिए। चलो जी, ये हो गया पॉइंट 2 और मैंने डिमांड कर्व से मिलाया इसको तो ये हो गया पॉइंट, हो गई क्वांटिटी डिमांडेड 2 पॉइंट। तो ये इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? नहीं, इंक्रीज हुई। इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई और मेरे पॉइंट की मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व डाउनवर्ड हुई। डाउनवर्ड हुई। एक तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर आपने इतना काम नहीं करना तो उसके लिए अगर आप किस ऑन द सेम डिमांड का पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर मूव कर रहे हैं और वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डाउनवर्ड साइड पर है तो बेटा जी वो कहेगी एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। यस सर। मतलब क्या कहने का है, ये लंबा काम है चेक करने के लिए, ये जो मैं पूरा ग्राफ बनाकर दिया, ये छोटा काम, और ये छोटा ट्रिक। ओके यस सर। डन। कोई मसला? नो सर। आ दो इसको। ओके सर। यस सर। अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, मैं फिर अगला राइज और फॉल पे जाऊं। नो सर। आगे चलें बस। ये कि जिस बच्चे के पीछे से आवाजें आ रही है ना वो अपना माइक म्यूट कर दे। ओके, दिस इज प्राइस, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन और आपका ये डिमांड का पहले वाला डिमांड का। एक बात याद रखिएगा, जब प्राइस चेंज होती है या कोई अदर फैक्टर चेंज होता है तो जब नया डिमांड का बन जाता है पुराना रियल मार्केट के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन ग्राफ पे हमें शो करने के लिए दिखाना पड़ता है कि ये पुराना था ये नया है। ओके, रियल मार्केट में आपको पुराना नजर नहीं आएगा। अंडरस्टूड? ओके सर। पॉइंट 1 पॉइंट 2 बनाया था ना, जब पॉइंट 2 जनरेट हो जाएगा तो रियल मार्केट में पॉइंट 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस। अब ये मैंने डिमांड का बनाया है, अब मैं कहता हूं कि मेरे अदर फैक्टर्स y, t, एक्सटेंट ऑफ नीड, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अदर और प्राइस p नॉट। डन। इनमें से कौन सा फैक्टर स्टडी करें? सर ये सही तरह नजर नहीं आ रहा सर, लाइट एक्सटेंट ऑफ नीड सर। बेहतर हुआ सर, सही है थोड़ा सा। बेहतर हुआ। सर एक्सटेंट ऑफ नीड ही पढ़ा दें। चलो जी, एक्सटेंट ऑफ नीड, वैसे सारा जो पढ़ाने लगा हूँ सब पे सेम लगेगा, फर्क नहीं है, चाहे मैं उसको इनकम चेंज कह लूँ चाहे मैं एक्सटेंट ऑफ नीड कह लूँ, कुछ भी कह लूँ,
मैंने अभी एक्सटेंट ऑफ नीड लिया, ये सबके लिए सेम होगा डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन। डन। अगर Yes, sir. एक्सटेंट ऑफ नीड की वजह से, अगर एक्सटेंट ऑफ नीड की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर Yes, sir. एक्सटेंट ऑफ ई ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी, अगर ई Yes, sir. कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। Yes, sir. Agreed ना? यस सर। Yes, sir. प्राइस का कोई चक्कर नहीं है इसमें, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक हो गया ऐसे ही सर। है। Yes, sir. अगर एक्सटेंट ऑफ नीड ज्यादा है तो बेटा ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, ये आप देखते हैं। तो आपका डिमांड का इस से हट के नया का नया डिमांड का बन जाएगा, ये कराएगा D1। ये पुराना डिमांड का रियल मार्केट से खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं राइज इन डिमांड। अगर प्राइस ये है, दीजिएगा दोबारा से देखिए, अगर मैं सपोज करता हूं मेरी प्राइस P1 है, एग्रीड? यस सर। Yes, sir. तो इसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? वो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है ना, Yes, sir. ये पॉइंट 1 हो गया। अगर मेरी जरूरत की शिद्दत ज्यादा है, प्राइस कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, प्राइस को मैंने चेंज ही नहीं किया, बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? ये देखें, यहां से यहां यस चलेगी, सर। Yes, sir. तो इसको बोलेंगे हम राइज इन डिमांड। ये देखें, चेक करने के लिए, अगर आपका डिमांड कर्व राइट साइड पर मूव हो रहा है, यहां से यहां, ये राइट ही बनता है ना, Yes, sir. इस साइड से। Yes, sir. अगर आपका डिमांड कर्व राइट साइड पर मूव हो रहा है तो हम उसको डिमांडेड, ओके Okay, sir. ओके। ये मेरा पहला डिमांड कर्व है, ये मेरा दूसरा डिमांड कर्व है। क्या हुआ? Increase. कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? Rise in the demand graph. आपने सिंपल चेक किया, राइट पे मूव कर रहा है कि लेफ्ट पे मूव कर रहा है। और अगर ये मेरा पहला कर्व है और ये Fall. फॉल, Falling. ठीक है, ये मैंने राइज का कर्व बना के दिखाया आपको। और अब मैं कहता हूँ मेरी जरूरत कम है, शिद्दत ऑफ जरूरत कम है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द प्राइस, दिस इज द डिमांड का 1, ठीक है, और ये प्राइस 1, और ये लें जी क्वांटिटी डिमांडेड ये है, Yes, sir. ऐसे ही है। मेरी जरूरत की शिद्दत कम है तो आपका मेरा जो डिमांड का बनेगा वो ये बनेगा, सेम प्राइस पे ये पॉइंट टच कर रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर। Yes, sir. लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो हम इसको Yes. बोलते हैं डिमांडेड। क्लियर? Falling. Fall in quantity. Yes, sir. ओके, ये तो मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया, नंबरों से समझाऊं अब? Yes, sir. ओके, सर इसमें हर दफा प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी ना? अदर फैक्टर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, कोई भी फैक्टर जब स्टडी कर रहे होते हैं, रिमेनिंग फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, इस वक्त अपने क्वांटिटी डिमांडेड स्टडी कर रहे हैं ना, बाकी कांस्टेंट। Yes, sir. मैंने एक राइस वाली एग्जांपल करवाई थी आपको, 10, 20, 30, 40, 50। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्राइस ऑफ अबरार। ठीक है, ये हो गया 50, 40, 30, 20 और 10। ये एग्जांपल याद है? Yes, sir. जी सर। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। अगर मेरी प्राइस 10 रुपए है तो मैं कर रहा हूँ Yes, sir.
अगर मेरी प्राइस 20 रुपए है तो मैं 40 डिमांड कर रहा हूँ। यस सर। अगर 30 रुपए है तो मैं 30 डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है। यस देखिए सर। एक चीज नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में एवरेज प्राइस जो है वो सेम रहती है। अगर एक चीज मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है वो तकरीबन सब दुकानों से 10 रुपए की मिलेगी। एग्रीड? यस सर। एग्रीड? यानी कि एट अ टाइम मार्केट में या तो प्राइस 10 रुपए होगी, या प्राइस 20 रुपए होगी, या प्राइस 30 रुपए होगी। एग्रीड? यस। ये सारी प्राइसेस एट अ टाइम इन द मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यस सर। और अगर मेरी 40 रुपए प्राइस है तो मैं डिमांड करूंगा 20 रुपए, 50 प्राइस है तो 10 रुपए और डिमांड कर मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। ऐसे ही है। सपोज करता हूँ करंट प्राइस इन द मार्केट ये है 20 रुपए, बल्कि मार्केट चेंज करता हूँ, करंट प्राइस इन द मार्केट ये है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो मेरा पॉइंट करंट ये है और मेरी क्वांटिटी डिमांडेड करंट ये है। ऐसे रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब प्राइस बढ़ानी है कि कम करनी है? चले जी, मार्केट में प्राइस बढ़ गई, यहाँ से मूव होकर यहाँ पे चलेगी, प्राइस बढ़ गई। यस सर। पॉइंट नया जो जनरेट, अब एक्चुअल रेड वाला पॉइंट मार्केट में नहीं रहेगा। अब कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये ग्रीन वाला पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही है? यस सर। यस सर। और इसकी वजह से करंट डिमांड जो हो जाएगी वो ये होगी। ऐसे ही है? यस सर, डिक्रीज हो जाएगी। पहले रेड वाले पॉइंट पे था, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मैं ग्रीन वाले पॉइंट पे पहुंचा। डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड। डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये क्या कहलाएगी? कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का सबूत कहाँ से मिल रहा है कि ये क्वांटिटी डिमांडेड 40-30 हो गई, कम हो गई? यस। ये सबूत मिल गया आपको। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसका ऑपोजिट करते हैं, वाले मार्कर से आपको चीजें नजर आएंगी। मैं दोबारा रेड वाले पॉइंट पे पहुंच, कामरान अली, ओ कामरान अली, सर सॉरी वो ज्वाइन करके पता नहीं लगा दोबारा। कौन पढ़ा रहा है? किसको पढ़ा रहा है? सिस्टर बैठी थी पास। ओके, म्यूट कर लो। वीडियो नजर आ गई बेटा? जी सर आ गई। यस अब सर। देखें, अगर मैं जिसकी आवाज गूंज रही है वो म्यूट करे माइक। सर बाकी बच्चों को भी ऐड कर लें। सब ऐड, मेरे पास सब ज्वाइनिंग पे लगे हुए हैं। अगर मैं हेलो, यस सर। आ रही है आवाज सर? ये आवाज किसकी गूंज रही है? हेलो, किसी की भी नहीं सर। अब आवाज गूंज रही है? नहीं।
अगर मैं रेड वाले पॉइंट पर ही हूँ और ग्रीन वाला पॉइंट समझा दिया, मैं उसको जरा भूल जाए, अब प्राइस डिक्रीज होती है तो मैं ब्लैक वाले पॉइंट पे आ जाता, 10 रुपए पे आ जाता जी सर। और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ और जो मेरी ब्लैक क्वांटिटी डिमांडेड ये हो गई। तो अब मैंने रेड से ब्लैक की तरफ किया, कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड। 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 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का सबूत कहाँ से मिलेगा? पहले 40 डिमांड थी, अब 50 हो गई, एक्सटेंशन हो गई। यस सर। जी सर। ये दोनों मैंने एक ही ग्राफ पे पढ़ा दिया आपको। दिस इज योर पॉइंट ए, रेड वाला पॉइंट ए है, यस। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी। जिसकी वजह से ये पॉइंट ए बना, ए की क्वांटिटी डिमांडेड बनी, ये पॉइंट बी की क्वांटिटी डिमांडेड बनी और ये पॉइंट सी की क्वांटिटी डिमांडेड बनी। ये दोनों चीजें एक ही ग्राफ पर आ गई बारी बारी। क्लियर? यस सर। यस सर। ग्राफ बनाना एक आर्ट है और उसको एक्सप्लेन करना उससे भी बड़ा आर्ट है। जब आपको क्वेश्चन आता है ग्राफ तो आप बना लेंगे, तो आपने एक्सप्लेन करना है इस द मार्केट प्राइस इज 20 at point A, then the quantity demanded on the demand is the point is A and the quantity demanded is at quantity demanded axis is point A. If it increases from point A to point B, which is price increases from point A to point D, which is 30, then on the demand curve point A shift towards point B, because of which the quantity demanded will decrease towards point B. ये एक्सप्लेनेशन इस तरह आपको करनी आनी चाहिए क्योंकि आपने पेपर में लिखना होता है। ओके सर। अंडरस्टूड? और उसका असर क्या हुआ? आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। मिटा दो इसको। यस। चलें, ये मैंने अभी लिखा था ना, बल्कि आपकी किताब वाली एग्जांपल लेते हैं। किताब में क्या एग्जांपल है? ये एक एग्जांपल आ रही है, चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस। इसमें इसने चेंज किया है, इनकम को चेंज किया है। बड़ा गौर कीजिएगा, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, 20, 30 और अगर मेरी इनकम 6000 है, Y1 6000 है, तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड करता हूँ, तो मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ 300, 200 और 100। 300, 200 और 100। सही अगर बोर्ड मेरी मार्कर बहुत लाइट बढ़ है। जाती है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है 800 हो जाती है, तो मैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स करता हूँ 400, 300, 200। ठीक है? अगर इनकम 6000 होती है तो इस प्राइसेस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ये है। अगर इनकम 8000 हुई, बढ़ गई, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ये है। इसको ग्राफ पे पुट करें। ये देखें, ये लो जी, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज प्राइस। ये है 10, 20, 10, 20, 30, 300, 200, 100, 200, 300, 400, 40। लो जी, मेरी इनकम 6000 है, मैं पहला डिमांड कब बनाने लगा हूँ? 10 रुपए पे कितनी चीजें डिमांड कर रहा हूँ? 300, ये वाला। अगर मेरी इनकम 6000 है, सर नजर नहीं आ रहा सर। क्या नजर नहीं आ रहा बेटा? सर ये जो आपने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है ना, ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब कौन सा मार्कर यूज करूं? रेड आपको नहीं जच रहा, ब्लैक आपको नहीं जच रहा। थोड़ा सा कैमरा जूम कर लो। कैमरा या जूम कर लें। बाद में कैमरा जो जूम यूज नहीं किया होता था वो इसमें। सही था। इन कहना वो थोड़ी क्या कह रहे? ठीक है, ब्लू वाला मार्कर ठीक है।
100, 200, 300 एंड 400। सर ये वाला नजर आ रहा था, वो जो आपने लेफ्ट साइड पे रेटिंग्स लिखी है ना, वो नहीं नजर आ रही थी, वो ऊपर कर ये इनमें से ये कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं कि नजर आए। ये नजर आ रहा है? नो सर, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ये लो जी, मेरी इनकम 6000 है और इधर 8000 है। ये Y1 और ये Y2 डन। अब सही ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने। सही हो गया, अब सही है। अब अगर मेरी इनकम 6000 है तो मेरा डिमांड का बनता है ये और ये। मेरा डिमांड का D1 ये बन गया। क्लियर? यस सर। यस सर। ऐसे ही हुआ। अगर मेरी इनकम बढ़ के 8000 हो जाती है तो मैं सेम प्रोडक्ट X जो है वो डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देता हूँ। 10 रुपए पे 400 यूनिट, 20 रुपए पे 300 यूनिट और 30 रुपए पे 200 यूनिट। 10 रुपए पे 400 यूनिट, 20 रुपए पे 300 यूनिट, 30 रुपए पे 200 यूनिट, क्योंकि मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। तो आपका पूरा का पूरा डिमांड का ये शिफ्ट हो गया। यस सर। यस हो गया। किधर शिफ्ट हुआ है? अपवर्ड राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड पर। तो ये क्या कराएगा? राइज इन डिमांड। डिमांड राइज कैसे पता चलेगा? ये देखें 200। अगर मैं राइट है। प्राइस सेम रखूं, अगर मैं सेम रखूं इन क्वांटिटी तो पहले मैं ये मांग रहा था, प्राइस सेम है तो अब मैं ये मांग रहा हूं, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। तो राइज ओके, यस सर, राइज हो गया। अगर इसके ऑपोजिट ग्राफ बनाए, मैं कहता हूं मेरी इनकम 8000 थी, अब इनकम मेरी 6000 है, तो ग्राफ इसके ऑपोजिट बनेगा। यस ये आपका D1 हो जाएगा, ये आपका D1 हो जाएगा और ये आपका D2 हो जाएगा। शिफ्ट किसमें होगा? इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या कहलाएगा? फॉल इन डिमांड। एग्रीड? मेरा सारा आपका चैप्टर पूरा हो गया। यस सर, और समझ भी आ गई। यस सर, समझ भी आ गया सर जी जरा फॉल कर दें, जरा एक्सप्लेन। तेरे नंबर ना आए पेपर इस मैं तुम पूछांगा जिन्ना सर तुम्हें जी पूछना है कौन, मैं तो कौन हैं? की कह रहे हैं? सर जी मैं तो नहीं इन्ना पूछदा। नहीं पुत्र पूछ, जेड़ा मर्जी जिन्ना मर्जी पूछे, लेकिन नंबर चाहिए ने। सर जी नंबर भी अल्लाह दे देंगे। मोहम्मद अली नंबर अल्लाह मियां उदो ही देंदे ने जिन्हों तुसी आप कुछ करदे सर हो। जी अल्लाह दी तौफीक ना करांगे कुछ इंशाल्लाह। तो किदों तौफीक देगा अल्लाह? तेरी असाइनमेंट लेट जमा हो गई। सर जी मेरी सब ना पहला जमा हुई है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੀ ਸੀ। व्हाट्सएप ਦਾ मैं की करा? मैं व्हाट्सएप ਤੇ असाइनमेंट थोड़ी चेक करना। गलती हो गई, गलती लग गई सर जी, ਮੈਨੂੰ ऐसी WhatsApp करनी है। मैं तो सब ने पहले पुत्र गलतियां बाद चो तुसी भुगती हैं, गलतियां बाद चो तुसी भुगतनी है। तो सर जी जरा कता नजर करो, इंशाल्लाह आगो सही हो जाएगा। तो अब मैं फॉल का ग्राफ बनाने लगा हूँ। डाटा वही है, मैंने इनकम पहले ज्यादा रखी है, बाद में इनकम कम रख दी है। 10, 20, 30। सर सर एक्सक्यूज मी जी सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही यार? सर बंद हुई है, कांटा लगा हुआ है वहां पे ना वीडियो पे। तू आपकी गाना गाना वीडियो शुरू कर दे, है तू गाना गाना शुरू कर दे, कांटा लगा। ठीक है सर, अब आ रही है। ओके, 10 रुपए पे कितने मांग? 400। 10 रुपए पे 400, 20 रुपए पे 300, 30 रुपए पे 200। आपका डिमांड का कुछ इस तरह बनेगा। बन गया? ये कौन सा हुआ? D1। इनकम मेरी चेंज हो गई, इनकम मेरी 8000 से 6000 इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है। तो अब मैं 10 रुपए पे कितने
₹10 में कितने मांग रहा हूँ? अब ₹10 पे मांग रहा हूँ 300, ₹20 पे 200 और ₹30 पे 100। आप मान कर आपको किस तरह बनेगा? D2 किस तरफ फॉल हुआ मूव सर। हुआ है? फॉल डाउनवर्ड हुआ है। तो ये डाउनवर्ड क्या कहलाएगा? फॉल फॉल इन क्वांटिटी इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड। सबूत कैसे मिलेगा? ₹20 पे मैं पहले 300 यूनिट मांग रहा था, ये ₹30 पे 200 यूनिट मांग रहा हूँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ से यहाँ डिक्रीज ही है ना? यस यस सर। सर ओके, यस सर जी सर। बस जी। यस सर, यस सर। ऑल डन। यस सर। आज तो टाइम बहुत शुक्रिया सर। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। स्क्रीन नो गुम हो गई फिर। नहीं, नो बोर्ड की बात नहीं कर रहा, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। किताब नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। नो सर किताब आ रही है। यस सर। सर आ गई है। ये जो बातें मैंने बोली है ना, जितनी मैंने बोली है, ये लिखा हुआ। अच्छा, मैंने आपको अब असाइनमेंट देनी है, भला क्या? ग्राफ बना। जो मुझे बताएगा कि अब उनको असाइनमेंट क्या मिलने हैं। हाँ, ग्राफ कौन से बनाने हैं? सर सर, दो एक चार rise बनाने और आएंगे, एक fall वाला। एक्सटेंशन का, एक राइज फॉल का और एक वो कॉन्ट्रैक्शन का चौथा राइज जो एंड था फॉल। कॉन्ट्रैक्शन। आपने सारे फैक्टर्स को राइज और फॉल के ग्राफ बनाने हैं सारे, सही है। और पी की वजह से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ बनाना है। मतलब ये बनेंगे 6 दूनी 12, कम से कम 13 ग्राफ बनेंगे, कम से कम। ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है सर जी, गुड हो गया। बना लोगे। सर जी। और अगर आपने ग्राफ बना सर एक लिए क्वेश्चन है तो बेटा फिर आपको इकोनॉमिक्स नहीं भूलेगी। जी जी सर, जी जी सब्स्टिट्यूट वाला जी। और कॉम्प्लीमेंट को कैसे ग्राफ बनाएंगे, जरा उसका थोड़ा समझा दें। हाँ, वो भी ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल मतलब ऐसे ही उसके अंदर बनेंगे। दो हमने मतलब कि सब्स्टिट्यूट हमने वो सब्स्टिट्यूट के दो और कॉम्प्लीमेंट के दो अलग से बनेंगे। ओके, मतलब चाय और टी वाला अलग अलग बनेगा। ना 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 ना, चाय का एक बनेगा, बैट और बॉल का एक बनेगा। ठीक हो गया। अगर प्राइस ऑफ अदर गुड इंक्रीज होती है, अगर प्राइस ऑफ तेन को ना जाना ना अल्लाह पाक दी कसम सलमान ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ? बस सर सब्स्टिट्यूट और उसका ही ओके मसला ज्यादा। बेटा देखो, प्राइस ऑफ अदर गुड में दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? जी तो सब्स्टिट्यूट को जब जिक्र करोगे, प्राइस ऑफ कोका कोला बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी बढ़ जाएगी। जी सर। ठीक है, जी तो ये ग्राफ अलग बनेगा। प्राइस ऑफ कोका कोला डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी डिक्रीज हो जाएगी। जी सर। कोका कोला ये ग्राफ अलग बनेगा। ठीक हो गया। ठीक है, जी सर, समझ आ इसी गया। तरह कॉम्प्लीमेंट का दो ग्राफ अलग बनेंगे। तरीकाकार यही है सबका। ठीक हो गया सर। सर ये कब तक जमा करानी है? अगले लेक्चर से पहले पहले करा अगली देना। क्लास, हाँ बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक हो गया सर। अगला लेक्चर वैसे हमारा कब है सर? अब मंडे को है। ठीक हो गया। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? सर सारे मतलब कस्टमर्स के प्लस जो करते हैं हम, सबके डेटा को प्लस करना। नहीं बेटा, गलत बता दो। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस एडिशन चेंज। सरप्लस चेंज होता है? कौन बताएगा सरप्लस क्या होता है? डिफरेंस होता है सर। और चले, डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस?
सर जी उस चीज का डिफरेंस के सर कस्टमर जो पॉइंट्स का डिफरेंस एक चीज खरीदना चाह रहा होता है और इस बात पे राजी होता है कि इतनी उसे सर प्राइस कुछ और प्राइस वो कुछ और प्राइस पे करना चाह रहा हो। पढ़ लिया लाइन तुमने, अब इसको एक्सप्लेन भी कर दो। यस नहीं सर। सर जी मैं नहीं पढ़ी। अच्छा पे 2 नंबरियां करते हो। सरप्लस की डेफिनेशन बताओ, सिर्फ सरप्लस स्टार प्लस की। हाँ चल तू स्टार प्लस की बता दे। सर जी मैं कभी नहीं देखा। सरप्लस बेटा अगर 500 रुपये आपके पास, 100 रुपया आपकी जरूरत की चीजों के मुताबिक है तो 400 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है। यस सर। सरप्लस तो 400 रुपया सरप्लस हुआ ना। अगर आपके पास 50 रुपए हैं और आपकी Yes, sir. आपकी जरूरत 100 रुपए के मुताबिक है तो आपका डेफिसिट हुआ कि नहीं हुआ। यू डू हैव 50 रुपीज बट यू हैव टू स्पेंड 100 रुपीज। 50 रुपए कम है कि नहीं है। यस यस सर। तो वो डेफिसिट कहलाता है। अगर जितना तुमने सुना होगा सर बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। पाकिस्तान का बजट डेफिसिट में गया है, पाकिस्तान का बजट सरप्लस में गया है। यहाँ नहीं, वैसे सरप्लस में डेफिसिट में जाता है। मतलब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, हमारी इनकम कम होती है तो हम डेफिसिट में चले जाते हैं। हमारे खर्चे कम होते हैं, ज्यादा होती है तो हम सरप्लस में चले जाते हैं। ये सरप्लस और डेफिसिट की डेफिनेशन है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अब कंज्यूमर सरप्लस विद द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक डिमांड की बात करते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त ने कुछ खरीदा, आईफोन खरीदा, चलो आईफोन उसने लिया 3 लाख रुपए का। डन। यस सर। 3 लाख रुपए का उसने तुम्हें बताया कि मैंने आईफोन ले लिया है, तुम्हारे पास भी पैसे हैं और तुम्हें आईफोन पसंद भी है। नाउ यू आर विलिंग टू पे 300,000 रुपीज। एग्रीड। मार्केट जाओगे 3 लाख रुपए, मार्केट जाओगे 3 लाख रुपए में मोबाइल खरीदना चाहोगे, ऐसे ही है। यस सर। दुकान पे जाते दुकानदार कहता है आज मेरी 10% ऑफ किया हुआ है। यस सरप्लस हो गया। ठीक है 10। तो अब आप 3 लाख रुपए पे करना चाह रहे थे, आप एक्चुअली पे करके आए 3 लाख का 3%, 10% कितना होगा 3 लाख का। सर जी 3,000 कम, 30,000 कम पे करके आए, 2,70,000 पे करके आए, तो 30,000 का सरप्लस हुआ कि नहीं हुआ। यानी आप एक्चुअली विलिंग थे कि मैं 3 लाख पे करूंगा आईफोन के बदले में, दुकानदार ने आपको वो चीज 2,70,000 में दे दी। यानी यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग इज सेम। जो 3 लाख आप चाह रहे थे कि ये मुझे मिल जाए और मैं इसके बदले में 3 लाख दूंगा, आपको वही यूटिलिटी 2,70,000 में मिल गई, तो आप सरप्लस में हुए कि ना हुए। यस सर। सरप्लस हो गए हम। अगर इसके ऑपोजिट चले, मार्केट में आपके दोस्त ने बताया 3 लाख रुपया, आपने 3 लाख रुपया लिया और गए आईफोन लेने, तो मार्केट की प्राइसेस बढ़ गई, 3,50,000 का अब मार्केट में है, तो अब आप डेफिसिट में आगे कि नहीं आगे। जो चीज आप विलिंग थे खरीदने में 3 लाख रुपए की, उसकी यूटिलिटी आपको मिलनी थी 3 लाख रुपए में, अब वो आपको मिल रही है 3.5 लाख रुपए में। यूटिलिटी तो सेम है ना, उसकी सेटिस्फेक्शन तो सेम है। यस सर। तो आप डेफिसिट में आए कि नहीं आए। यस सर। यस सर। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है कंज्यूमर सर्फ में जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे प्राइस कम होती है कंज्यूमर सरप्लस में जाना शुरू हो जाता है। क्लियर। यस सर। ये ग्राफ नजर आ रहा है। यस सर। यस सर। ये बाकी P2 P3 P4 बोल जाए, ठीक है जी। अभी P1 और Q1 याद रखें सिर्फ। अगर मार्केट में प्राइस P1 है, आप पॉइंट A पर होंगे और क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे Q1। डन। यस सर। यस सर। आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी ना कि दूसरा यूनिट भी इसी प्राइस पे मिलेगा। एक यूनिट आपने Q1 एक यूनिट ले लिया ऑफ मोबाइल फोन, आईफोन ले लिया। डन। 3 लाख रुपए दिए, आईफोन ले लिया।
अब आप दुकानदार को कहते हो यार मैं दूसरा 2 आईफोन लेता हूँ, थोड़ी रियायत करो। एक्चुअली आप 3 लाख पे करके दूसरा लेना चाहोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि दूसरा फोन की प्राइस भी 3 लाख ही होगी, लेकिन हम तो पाकिस्तानी कौम है, हम कोशिश करते हैं कि सस्ती मिल जाए। हम उसको कहेंगे कि यार 2 फोन लूंगा तो मुझे कितने का देंगे आप? वो कहता है ठीक है भाई, आप ना 20,000 रुपये कम दे देना दूसरे फोन पर। आपने 2,80,000 में दूसरा फोन, सेम यूटिलिटी वाला फोन खरीदा, यस सर। 20,000 के सरप्लस में रहे, यस मतलब पैसे कम दे के यूटिलिटी सेम अचीव की। अगर कहते हो 3 फोन लूंगा तो कहता है ठीक है, तीसरे फोन पे 30,000 रुपया कम दे देना। पहला फोन आपने 3 लाख का खरीदा, दूसरा फोन आपने 280 का खरीदा, तीसरा फोन आपने 270 का खरीदा। आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, यस सर। लेकिन आपको प्राइस कम मिलना शुरू हो गई है, सस्ती मिलना शुरू हो गई है। इसका मतलब आप सरप्लस में आते जा रहे हो, आते जा रहे हो ना? यस सर। ओके। ये लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती हो लड़कियों शॉपिंग करने? यस सर। यस सर। स्पेशली कपड़ों की शॉपिंग करती हैं ये लोग, और एक सूट लेने जाती हैं, वो आता है 5,000 रुपए का, ठीक है। दुकानदार को कहती हैं भाई 2 लूंगे तो कितने का सूट दोगे? तो फिर वो दुकानदार भी चीज थोड़ा सस्ती करना शुरू हो जाता है चीज के, नहीं 3 लूंगी तो कितने का सूट दोगे, पूरा थान लूंगी तो कितने का सूट दोगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? हेलो। होता है। यस सर, होता है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ती जाती है प्राइस कम या जितनी कम प्राइस होती जाती है या जितनी प्राइस कम होती जाती है, आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है और आप हर यूनिट के ऊपर सरप्लस में रहते हो। यस सर। हर एक्स्ट्रा यूनिट के ऊपर सरप्लस में जाते जाते हो, ठीक है। यस सर। ये बात समझ आई है? यस सर। ओके, ये जरा पढ़ें, कंज्यूमर सरप्लस वाला सारा टॉपिक पढ़ें। सर ये सरप्लस डिक्रीज और इंक्रीज में भी होता है? किसके डिक्रीज और इंक्रीज में? सर जिस तरह आपने ये भी एग्जांपल दी कि हम मोबाइल लेंगे तो हमारी एक्सपेक्ट से कीमत ज्यादा होगी, ये भी सरप्लस है? ये डेफिसिट है, ये डेफिसिट का टॉपिक नहीं है, इसमें सिर्फ सरप्लस का। डेफिसिट में कंज्यूमर नुकसान में रहता है, तो हम तो कंज्यूमर के फायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और कंज्यूमर इज द ह्यूमन हाउ ही बिहेव ऑन अ रिड्यूस प्राइस। ये सिर्फ प्रॉफिट में होगी? सरप्लस हमेशा सिर्फ एक्स्ट्रा में रहता है। डेफिसिट कंज्यूमर सरप्लस टॉपिक है, कंज्यूमर डेफिसिट टॉपिक नहीं है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, सुन ले। लाला जी की पापड़ी चाट कौन खाता है? हेलो, सबने हाथ रेज कर दिए, और मुंडे भी खांदे जे। सर मैंने 2 दफा खाई थी बस। सर ये है कहाँ पे? सर ज़ाहिर अड्डा तू चूचा पुत्र, रोटी ने चोची कहने वाला, पानी नु मम कहने वाला। भाई पीसी के ओ यू के बाहर थी कहाँ पे? और सच्ची में नहीं पता। चल तू मुझे मिलेगा ना लाइव, तब मैं तुझे दिखाऊंगा। भाई अपना स्टेटस देखें। तो आप सब लोग लाला जी की पापड़ी चाट खाते हैं, कितने की आती है एक प्लेट? 70 रुपीज की एक प्लेट आती है। आप एक प्लेट मंगवाते हो 70 रुपए की, आपको ये भी पता है ना दूसरी प्लेट भी 70 रुपए की आएगी, तीसरी प्लेट भी 70 रुपए की आएगी, चौथी प्लेट भी 70 रुपए की आएगी, जितनी मर्जी प्लेटें ले लें 70 रुपए की आएगी, ऐसे ही है। यस सर। लाला जी खुशी के मूड में है आज,
वो कहते हैं 1 प्लेट लोगे तो 70 रुपए की, 2 लोगे तो 65 रुपए की, 3 लोगे तो 60 रुपए की, 4 लोगे तो 55 रुपए की, 5 लोगे तो 50 रुपए की। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स आप खरीदेंगे उतना ज्यादा सरप्लस में जाएंगे। यस सर। पहली प्लेट 70 रुपए की, Yes, दूसरी के sir. लिए भी आप 70 रुपए पे करना 70 रुपए पे करने के लिए विलिंग थे, लेकिन वो मिली आपको 65 रुपए की। ऐसे ही है। यस सर। यस सर। तीसरी के लिए भी आप 65 रुपए 70 रुपए विलिंग थे पे करने के लिए, लेकिन वो मिली आपको 60 रुपए की। यस सर। तो आपका सरप्लस बढ़ता जा रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। कंडीशन ये है कि लाला जी खुशी के मूड में हो तो। यस सर। ग्राफ समझ आया? यस सर। यस सर। अब ये देखिएगा, पढ़ लें ये टॉपिक। पढ़ लिया? आगे चलो। आगे। हम प्याज से शॉपिंग करने जाते हो? यस सर। हेलो, एक चीज लोगे तो इतने रुपए की, 2 चीजें लोगे तो इतने रुपए की, तो अक्सर आप 2 चीजें ले आते हो, हालांकि जरूरत एक ऊपर चीज से की एक होती है। लिखा होता है। यस सर। सिर्फ इसलिए कि आपको आपको साइकोलॉजिकली ये लग रहा होता है कि मुझे फायदा हो रहा है, यस सर, ऐसा लगता है कभी कभी। और आप ले आते हो। यस सर। उन्होंने टेप लगाकर 3-3 पैकेट भी बनाए होते हैं कि 3 पे 10 रुपए बचाएं। लक्स के साबुन का पैकेट जो होता है, 4 पैकेट इकट्ठे होते हैं तो उस पर 20 रुपए बचाएं। यस। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लेने के बजाय हम वो पूरा पैकेट ही उठा लेते हैं, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट हो रहा होता है कि हम अगर जरूरत नहीं भी है फिर भी हम ले आते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यस। सरप्लस। मेरा ख्याल है कि टॉपिक पूरा हो गया यस और ये चैप्टर सर। भी खत्म हो गया। ठीक है सर, समझ भी आ गई है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सर चेंज जो टोटल यूटिलिटी में आता है, एक एक्स्ट्रा जब हम जो एक्टिविटी होती है यूटिलिटी की, या जब हम कुछ और कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें एक्स्ट्रा यूनिट से, तो उससे जो टोटल सेटिस्फेक्शन में चेंज आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। हर यूनिट कंज्यूम जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी में दिया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। है ग्रेट। यस सर। पहली पापड़ी चाट की प्लेट खाओगे तो आपकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। यस सर।
दूसरी खाओगे तो आपके दोनों प्लेटों की यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन दूसरी प्लेट की जो यूटिलिटी, दूसरी अकेली प्लेट की यूटिलिटी होगी पहली से कम होगी। यस सर, पहले से कम होगी। एंड सो ऑन, ये कहानी चलती रहेगी आगे। एग्रीड ना? यस सर। यस सर। कंज्यूमर सरप्लस अगर आपने नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना है तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए और प्राइस ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट होनी चाहिए। ओके सर। अगर हर यूनिट की आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस है तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको अपना कंज्यूमर सरप्लस मिल जाएगा। ओके सर। MU minus price of that product, marginal utility of X minus price of X is equal to consumer surplus of X. सही है, ये दोबारा बताना। Marginal utility of X minus price of X is equal to consumer surplus of X. ठीक हो गया, कंज्यूमर सरप्लस ऑफ एक्स ना? जी जी, कंज्यूमर सरप्लस। ओके सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर, क्लियर और हो आप गया वैसे। तब तक सरप्लस में जाते जाओगे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर नहीं हो जाते। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो गई तो आपका कंज्यूमर सरप्लस नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही है? यस सर। क्योंकि दोनों का डिफरेंस है ना, 6 माइनस 6 0। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर हो गई 6 प्राइस ऑफ एक्स के, तो वो जीरो आया, तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो गया। ठीक है बेटा, अगला चैप्टर स्टार्ट करें। सर इवनिंग वाले कह रहे हैं क्लास का टाइम हो गया। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको अगला चैप्टर आता है, सबको आता है। आता है कि नहीं आता? सर नाम क्या अगले ये जो चैप्टर का? अगले चैप्टर का नाम है सप्लाई। सप्लाई। ये वाला चैप्टर हम सर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला चैप्टर अगर हम सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना, 90% बातें सेम है। ये चैप्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर सस्ती चीज खरीदना पसंद करता है, सप्लायर सस्ती चीज मार्केट में बेचना पसंद करता है। नो सर। तो बस सिर्फ कॉन्सेप्शन चेंज करनी है तो आपको अगला चैप्टर भी आ जाता है। हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और राइज और फॉल के ग्राफ बनाने का तरीका सिखाया है ना मैंने। एक एक फैक्टर लेके किया है, मैंने इनकम लेके किया है और उधर से मैंने प्राइस लेके किया है। आपने सारे फैक्टर्स का राइज और फॉल भी बनाना है और प्राइस को यूज करके टेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी बनाना है। जब आप प्राइस ऑफ अदर गुड में आएंगे तो सप्लीमेंट का अलग से बनाना है और कंप्लीमेंट का अलग से राइज और फॉल बनाना है। यानी हर फैक्टर के दो दो ग्राफ बनेंगे, एक राइज का बनेगा और एक फॉल का बनेगा। आप एक ही ग्राफ पर भी दोनों बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए आसानी नहीं होगी, आपको समझने में मुश्किल होगी। बेटर ये है फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अलग अलग बनाएं। समझ आ गई असाइनमेंट की? यस सर सर। हम डाटा सेम रख सकते हैं कि करेंगे चेंज? मैंने राइज और फॉल में डाटा सेम रखा है, डाटे के बगैर बनाओ यार। P1 P2 Q1 Q2 ग्राफ तो बन जाते हैं कि नहीं बनते? सबमिट करानी है अगले साल की 25 तारीख को। गुड हो गया सर फिर। क्यों तंग करते हो मलंगों को, क्यों छेड़ते हो? अभी तो गुड हो गया। हाँ तो अगले साल की 25 तारीख को जमा करा, तेरी डिग्री भी एक साल लेट करेंगे। बेटा मेरी तरफ से छुट्टी है, अगर आपको कुछ पूछना तो पूछ लें।
हाँ सर। फीडबैक क्या है? मेरी मेरी बातों की समझ आती है कि नहीं आती? आती है सर, सही समझ आती है, मजा आता यस है सर अभी आती क्लास है। में। बस जो पढ़ा रहा हूँ वो समझना, ये मेरा मकसद है, वो समझ आना चाहिए, बाकी खैर है। सिर्फ ये 4 बंदों को समझ आती है, बाकी किसी को नहीं आती है ना? नहीं सर, सब जी सबको आती है। सर जी सबको आती है। चलो गुड लक, पेपर की तैयारियां शुरू कर दो, पेपर होने वाले हैं आपके। सर कौन से, फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के? पहले फर्स्ट के होंगे फिर सेकंड के होंगे। ऑनलाइन होने हैं सर जी? 15 10 तारीख तक पता लग जाएगा ऑनलाइन होने हैं कि फिजिकल होने हैं। सर वो लोग कह रहे हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटी खोल देनी जानी है, खोल देनी है। कौन कौन कह रहा है? सर ये बातें हो रही थी सर न्यूज़ पे कि यूनिवर्सिटी खोल दी जाएगी। अल्लाह करे खोल दी जाए। इंशाल्लाह सर। चलो गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।